नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी की। एसीबी की टीम ने डूंगरपुर में भू अभिलेख निरीक्षक को 25,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी दिनेश पंचाल ने जमीन के मामले में म्यूटेशन खोलने के बदले में घूस मांगी थी। इन दिनों रिश्वतखोरी का यह केवल एक मामला नहीं है। इधर आज ही एसीबी ने नागौर में शिक्षा विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी और दलाल को 2,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने चयनित वेतनमान के आदेश करवाने को लेकर रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा और कई भी मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कल खैरथल में 25,000 की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप हुआ था। एक दिन पहले ही अजमेर में बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने एक पटवारी को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह पहले भी फतेहपुर में एक महिला पटवारी 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार की गई थी। इन सबके भी सवाल उठता है कि रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी? इन घूसखोरों का पक्का इलाज क्या है? एसीबी के इतने सख्त होने के बाद भी रिश्वतखोर क्यों नहीं मानते हैं? इसके अलावा भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो रिश्वतखोरी को लेकर लगातार लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, लगाम तो लग रहे हैं क्योंकि अब ये मामले जो है छन छन कर सामने आ रहे हैं। पहले क्या था, ये बंद दरवाजे के बीच में होता था, लेकिन अब एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले ही प्राइम टाइम डिबेट में आपको बताया दिखाया कि जब एक डीएम को 25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था, एसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी। फिर कई और घूसखोरों पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी। यानी ये जो घूस लेने का धंधा चल रहा है, ये बदस्तूर जारी है। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोगों को पकड़ना है और कुछ लोग बच जा रहे हैं। अब एसीबी की टीम को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों को धर पकड़ लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि पूरी तरीके से लगाम कब लगेगा? तो रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लगेगी? हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चेतन प्रकाश, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार मीणा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोठवाल जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इससे पहले भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। एक डीएम को पकड़ा गया था। फिर कई अब रिश्वतखोरों पर लगाम लगाया जा रहा है। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग अभी उन पर कार्रवाई होनी बाकी है। तो कैसे माना जाए कि रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लगे? परमानेंट कोई इलाज है क्या? परमानेंट तो इलाज जनता कर सकती है। टाइम पे एसीबी को इनको पकड़ा है कि ये डिमांड कर रहे हैं जी। एक ये सिस्टम है। दूसरा, एसीबी क्या कर सकती है, मैं उसके ऊपर आपको कुछ एक दो उदाहरण से बताना चाहता हूँ। एक तो क्या है, वो जनता आती है हमारे पास, शिकायत करती है, उसका हम वेरिफिकेशन कराते हैं कि इतने रुपए मांग रहा है, उसको पैसे की व्यवस्था करने का एक वो प्रक्रिया है, वो अपनाते हैं। फिर उसको बाद में उसको ट्रेप करने की कार्रवाई करते हैं। एक तो ये है कि जो शिकायत सीधी आ गई उसका कार्रवाई करना, ये एसीबी का काम है, प्राइम ड्यूटी है। दूसरा, जहां पर ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में जो रिश्वत बन गई है, जैसे मैं उदाहरण के तौर के ऊपर ये बता रहा हूँ कि हमारे जो आज पटवारी पकड़ा गया, तो ये एक सिस्टम समझ लिया इन्होंने। सिस्टम ये समझ लिया कि प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स इनको 1-2% का करते हैं, वो वहां पहुंचते नहीं है, म्यूटेशन खुल के और सीधा उनके घर पे पहुंच जाता है। ऐसे ही रजिस्ट्री कराने की जो संस्थाएं हैं, जहां रजिस्ट्रियां होती है बड़े बड़े मकान की, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, आप देखिए कि ये ऐसे ठिकाने हैं, ये ऐसे पुख्ता वो सॉलिड
वो है रिश्वत के अधिकारी को घर बैठे रिश्वत आ जाती है, पता नहीं लगता है, और सिस्टम में तीसरे लोग लाते हैं। ऐसे ही मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाइए, वहां बाहर दलाल बैठा है। दलाल क्यों बैठा भाई, जब ऑनलाइन सारे सिस्टम है। आप ये देखिए कि वो उनकी एक को ब्रेक करने की जरूरत है, सबसे पहला तो मेरा ये है। दूसरा, ऐसे अधिकारी चिन्हित करें कि जिनके पास में उनकी इंटेलिजेंस के आधार के ऊपर उनके विभाग से उनकी एपीए जो हर साल लिखते हैं कि भाई इस साल मेरी ये इनकम है, जिस दिन भर्ती हुआ था उसकी कितनी अचल चल संपत्ति थी, उसके बारे में ये एक वो करे, उसने क्या उसके बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी कितनी संपत्ति होगी, विभागाध्यक्ष को जिम्मेदारी दे कि आप बताइए कि इसकी हर साल कितनी संपत्ति बढ़ी है, उसकी एक इवेल्युएशन करे। अधिकारियों में जो ये मांगने वाले हैं, इसमें डर तभी बैठ सकता है कि हमारी बात का हर पता एसीबी को लग रहा है, तो मैं ये पैसा ये संपत्ति कोई तीसरे के नाम कराता हूं। जब ये सिस्टम एक डेवलप हो गया हमारे एसीबी के अंदर, देखो शिकायत आती है, शिकायत के आधार के ऊपर कार्रवाई करती है। एसीबी का कोई तमगा लेने का या कोई सिस्टम में बताने का या ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनके ऊपर ब्रेक लगेगा जिस दिन उस दिन ये एसीबी की सफलता मानी जाएगी कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया ये अफसर 5 साल से है और इसके पास 50 गुना संपत्ति हो गई, बेनामी संपत्ति होगी, चलिए ठीक है अनिल जी। देखिए, हम ये नहीं कहते कि सभी अफसर जो है वो रिश्वतखोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अफसर हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं और रिश्वतखोरी में उनका नाम सामने आता है, उनको पकड़ा जाता है। राजकुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए अनिल जी से सबसे पहले इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि ये सिस्टम में रहे हैं और इसलिए वो बेहतर समझते होंगे, इसलिए अब मैं आपसे विपक्ष में होने के नाते दूसरा नंबर आपसे, फिर इसके बाद चेतन जी के पास मैं जाऊंगा। ये बताइए कि इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या? आपको लगता है कि परमानेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए और होगा तो कैसे? जी बिल्कुल, इस चीज का परमानेंट इलाज होना ही चाहिए उनको। मतलब अगर इस चीज का परमानेंट समाधान नहीं होगा तो भ्रष्टाचारी को बहुत सारे तरीके होते हैं बचने के। आप देखिएगा कि जब भ्रष्टाचारी हम बात करते हैं, सरकारें आती है, सरकारें नियम कानूनों में संशोधन करती है। अब एसीबी की क्या करती है, 2018 में जो इनका एक था 26 जुलाई को इनके एक्ट में परिवर्तन किया गया कि अब आप सीधा कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई आपके पास शिकायत करता है तो आप सीधा आपको उसकी विभागाध्यक्ष से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, एक तरफ हाथ बांध देती है। तो ये दोहरे चरित्र की ये राजनीति इन चीजों में नहीं होगी तब जाके होगा। आप देखिएगा भाजपा सरकार ने, इनको क्या हो सकता, भ्रष्टाचारियों से इतना क्या इनको मोह हो गया कि इस कानून इनको एसीबी के हाथ बांधने पड़ गए। आप तो अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उन्हें खुली छूट दीजिए। कोई ये जो हाथ जो बंधे, ये 3-4 महीने बंधे थे या इसके पहले 5 महीने पहले जब आपकी सरकार थी हाथ खुले थे क्या? जी बिल्कुल, हमारे सरकार में आप देखिए, कलेक्टर देख लीजिए, एसपी देख लीजिए, पुलिस अधिकारी से लेकर पटवारी जा रहे हैं ना, जितने मुकदमे कांग्रेस सरकार में दर्ज हुए हैं उसमें 80% में कार्रवाई होकर उनको सजाएं हुई है। उसके विपरीत आप भाजपा में देख लीजिए। हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, अभी नया चुनाव का जो सिस्टम चल रहा है, इस चुनाव पीरियड के दौरान इन्होंने इस देश के सबसे बड़े 25 भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके 23 को क्लीन चिट दे दी। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप एक तरफ तो खड़े होके बोला जाते हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, एक तरफ आप एसीबी के हाथ बांध देते हो और अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आता है तो आपने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, भ्रष्टाचारी को लाओ वॉशिंग मशीन में डालो, क्लीन चिट लेके दे जाओ। ये जो दोहरा चरित्र आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप आम जन की, जिनको इस भ्रष्टाचार की वजह से अपने काम, अच्छा, ये जो आप भ्रष्टाचारी और वॉशिंग मशीन कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में आपके यहाँ वाले भ्रष्टाचारियों को धुल रहे हैं, यानी जो आपके यहाँ से जा रहे हैं उनको वॉशिंग मशीन से धो रहे हैं, फिर इसके बाद वो शुद्ध हो जा रहे हैं, फिर अपने में ले रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं क्या? हमारे यहाँ से नहीं, देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी, सबको ले रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से भ्रष्टाचारी उस समय उस पे मुकदमे चले, उसने तारीखें किए, पेशी पे किए, उनपे हमने मुकदमे नहीं हटवाए। हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है,
साफ सुथरी कोई भी सरकार नहीं होती, लेकिन उसका आप उस पर कार्रवाई करना ये प्राथमिकता होती है। हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, आप देखिए तुरंत भाजपा में जाइए क्लीन चिट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पे, बड़े बड़े अधिकारियों को, सब उनका भाजपा से क्या लेना देना। ठीक है, मैं अधिकारियों सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप राजनीति मिला रहे हैं, राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं। मैं राजनीतिकरण की नहीं, इसका मैंने एक समाधान पूछा था, हो सकता था, मुझे लगता था आप बताएंगे, बहरहाल आपने नहीं बताया। चेतन जी, ठीक है, ओके चेतन जी, मेरा सवाल आपसे कि कैसे लगाम लगे पूरी तरीके से घूसखोरों पर, और क्योंकि इतने कड़े कानून हैं, आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, यानी अंदर खाने कुछ न कुछ खिचड़ी इनकी पकती रहती है। कैसे खिचड़ी को जो पकी हुई है, कैसे इनको बाहर लाया जाए, कैसे इनको ट्रैप किया जाए? कुछ तो आ रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? देखिए, मैं आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। राजनीतिक, इस मामले को राजनीतिक रंग देना भी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी है, सरकार की जब नीति साफ होती है और नीयत साफ होती है, तो लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है सरकार बनने के 3 महीने के अंदर, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता भी सकता हूँ। लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है, जैसे हमारे पुलिस अधिकारी महोदय ने, गोठवाल जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हमारे पोर्टल के ऊपर SSO ID पर जो डेटा अपलोड होते हैं संपत्ति के, हमारे हर साल होते हैं, हर साल उनको अपलोड करना अनिवार्य है। उनकी भी अगर बात रखे, उन पर अगर ध्यान रखे, तो उससे भी पता चल जाएगा कि एकदम से प्रॉपर्टी या एकदम से संपत्ति कैसे बढ़ रही है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो सैलरी है, दूसरा नहीं है। तो इसमें भी बड़ा एक अच्छी बात इन्होंने की, इसमें भी इनको सुलझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अब आता हूँ मूल प्रश्न, भ्रष्टाचार। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं, उसी नीति पे राजस्थान की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी का उदाहरण आप देखेंगे तो लगातार जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, खाली भ्रष्टाचार नहीं, मैं आपको और बताता हूँ। बीकानेर जिले के अंदर, पुगल के अंदर एक मामला उजागर हुआ है 3 दिन पहले, जिसके अंदर करीब करीब 11 लोगों को FIR दर्ज होने की बात है, निलंबित करने की बात चल रही है। ऐसा का ऐसा बीकानेर में चक गर्मी में निकला था, 4000 बीघा से ज्यादा जमीन पिछली गवर्नमेंट में अराजी राजभूमि लोगों को दे दी, उसके अंदर भी FIR हुई है, निलंबित हुए हैं, और बड़ी संख्या में हुए हैं 20-20 लोग, 4-4 पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारा पूरी हिरारकी। ये क्यों हो रहा है, क्यों पकड़ में आ रहा है? क्योंकि सरकार की नीति है, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उन सबको पकड़ा जाएगा। 2 मामले मैंने बीकानेर केवल पिछले 10 दिन में बताए हैं। आप अगर मीडिया में देखेंगे, अगर आप प्रिंट मीडिया में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे, जिस वृहद बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई हुई है, और वो जमीनें किस लोगों ने ली थी, किन लोगों के नाम से रजिस्ट्रियां हुई थी, वो सारे म्यूटेशन रद्द हुए हैं, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है, और तो और करीब करीब 15 कर्मचारी बड़े लेवल पे निलंबित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? कि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट मानस बना रखा है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। और एक और बताता हूँ, आज ही ACB ने कहा है, ACB ने नंबर जारी किए हैं, क्या आप व्हाट्सएप नंबर ये हैं 1064 है, आप फोन करिए, हमें बताइए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी बातें की थी। पूर्व DGP ने जब रिटायर होने के बाद में उन्होंने जो बात चैनल के माध्यम से, ये सब बातें ठीक है, उन्होंने जो बातें मैं समझ गया, आप जो समझा रहे थे चेतन जी। एक मिनट में आता हूँ जी। पुलिस का मनोबल कब टूटता है? जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है, ऊपर से हाथ होता है किसी के ऊपर। आप दिनेश MN साहब का उदाहरण देख लीजिए, SCB में बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर, आपने भी देखा है, अपन सबने देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनको वहां से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि प्रशासनिक नहीं, सवाल भी मेरा यही कि कानून इतने कड़े हैं, ACB सख्त है, फिर भी लोग जो अधिकारी हैं वो डरे नहीं है, वो डरते नहीं। देखिए कहीं न कहीं सिस्टम में आप जाएंगे, इस तरीके की बातें आ जाए, बहुत सारे ऐसे बाबू लोग हैं जो बिना पैसा लिए कुछ करते ही नहीं है। अरे एक मिनट, क्या बात कर रहे हो आप? SI परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से बसों में भर करके लाए थे ट्रेनिंग सेंटर से, क्या 5 साल में लाए थे? क्या नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? उनको पता था कि इसके अंदर हम लोग फंस रहे। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि नियम कानून है, के बाद में ट्रेनिंग सेंटर से लाए पकड़
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पालन कराने वाला चाहिए, विल पावर चाहिए। और मैं आपकी विल पावर को मैं कहाँ कौन चैलेंज कर रहा, मैं यही जानना चाह रहा था। मैं आपके इच्छा शक्ति को मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कितने कड़े कानून हैं, एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी कुछ ऐसे बाबू लोग हैं जिनके अंदर डर नहीं है, धड़ल्ले से पैसा ले रहे हैं, रिश्वत चल रहा है। रिश्वत को सबको नहीं कहा जा सकता कि सभी रिश्वतखोर नहीं होते हैं। जो ये दुस्साहस कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। एक महीने के अंदर 30 केस पकड़े जा रहे हैं। आप एक मान के चलिए, एक ऑफिस में जब एक व्यक्ति ट्रैप होता है तो उसका मैसेज दूर तक जाता है। उस ऑफिस में तो जाता ही है, लेकिन उस पूरे इलाके में जाता है कि आज वो पकड़ा गया, अपन को नहीं करना ऐसा काम। और आप जानते हैं, एग्जाम्पल जब स्थापित होता है और नीट एंड क्लीन काम होता है, बिना किसी भेदभाव के होता है। सरकार अगर बिना किसी भेदभाव के काम करती है तो सभी वाहवाही देती है, जनता भी वाहवाही देती है, और कर्मचारियों में भी खौफ पैदा होता है, और कर्मचारी अपनी ईमानदारी से काम करता है। मैं बार बार कहता हूँ, सभी कर्मचारी ऐसे नहीं है। कुछ अनिल जी, ठीक है, चेतन जी आपकी बात आ गई। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अब एसीबी की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है, कड़े कानून होने के बाद भी लगातार जो घूस लेने की जो परंपरा चली आई है, बिना पैसा लिए और या फिर कहते हैं ना नीचे टेबल के नीचे से घिसका देने वाला जो काम है, बिना पैसा लिए काम जो चलता नहीं है। कुछ लोग तो मान किसी के कोई अधिकारी पकड़ लिया जाता है, शिकायत आ जाती है, तो नहीं तो लगभग हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हाल है। हम सबको नहीं कह रहे हैं कि कुछ उसमें तो ईमानदार भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं और नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बाबुओं पर नकेल कसने के लिए वास्तव में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, या कमी कहां आप देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नवाचार करने चाहिए हमारे को आई कांटेक्ट जितना हो सकता है, जो जिसके पास काम है और परिवादी आई कांटेक्ट से नहीं हो, वो अपना काम इस सिस्टम से डेवलप करे कि उसकी अगर कोई रिपोर्ट है, उसकी कोई शिकायत है, तो वो ईमेल के द्वारा भेजे। उसको 24 घंटे, 72 घंटे या एक हफ्ते के अंदर निस्तारण का एक नियम बना देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए उस सरकारी कर्मचारी की कि इसका डिस्पोजल आपको 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, महीने के अंदर करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप अकाउंटेबल हो। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सिस्टम में कोई बैठा है, आज एक सीट पे आया, कल कोई चला गया। दूसरा मेरा ये मतलब है कि आपको एक सरकारी कर्मचारी को जो बढ़िया काम कर रहा है, उसको कम से कम ऐसा ईमानदार अधिकारी को भी प्रोटेक्शन देना पड़ता है। प्रोटेक्शन देने के लिए आप कम से कम उसको 1-2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिम्मेदारी तय करें कि आपको 2 साल यहाँ रहना है और काम बढ़िया करके। उससे पहले अगर आपकी शिकायत है तो हम जांच करेंगे इंटरनल लेवल में, और उसके बाद में अगर है तो ये जो डिजायर सिस्टम ने हमारा एक सिस्टम को थोड़ा सा कोलैप्स करने की कोशिश की है। कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल डिजायर जहां सिस्टम होता है, 1 साल में 6 महीने में बदल देता वो अधिकारी। उस समझने को, उस काम को समझने में मान लो उसको टाइम लगता है, तो कम से कम उसका एक ठहराव, उसका संस्थापन, उसका ट्रांसफर 2 साल पहले नहीं किया जाएगा। ऐसी नीति एक बननी चाहिए, और वो है तो उसको प्रोटेक्ट भी करे सरकार कि ये ईमानदारी से काम कर रहा है, हमने इसका काम देखा है। और उसको दूसरा मेरा ये कहना है कि जब तक पॉलिटिकल विल होना बहुत आवश्यक है, सरकार की विल होना आवश्यक है कि प्रोटेक्टेड जो ईमानदारी से काम कर रहा है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसका साथ देंगे। ये जो पकड़े गए और 6 महीने के अंदर उसके खिलाफ कोर्ट में, न्यायालय में वो नहीं सुनील जी, देखिए अनिल जी देखिए, नियम कानून तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पालन नहीं हो पाता। जैसे कि नियम तो ये भी है कि कोई भी पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन साधारण आदमी कभी चला जाए तो जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाता है। नियम है हमारे यहाँ, सिस्टम में दिया गया है, लेकिन आप पालन का, अगर आपने शिकायत उस अधिकारी की कर दी तो उसके पास पावर है, उस पावर को दुरुपयोग करेगा, साधारण आदमी डर जाएगा तो जाएगा कहाँ? ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम कैसे चेंज होगा? यही तो सबसे बड़ा कंसर्न है।
मैंने आपको यही तो कहा कि नवाचार करने की आवश्यकता है, आई कांटेक्ट नहीं हो। हमारे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं ट्रैफिक का, ट्रैफिक के अंदर मौके के ऊपर चालान किया जाता है, वहां पता लगता है कि ये देखो ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां सिर्फ उसके नंबर नोट करके और अपने ऑफिस में नोट करा दे, वहां मौके के ऊपर पैसा और लेन देन की कोई आपको करना ही नहीं है, इसको बैन कर दे, आप चालान घर पे भिजवा दे। तो ये आई कांटेक्ट वाला एक मामला, उसके वियरिंग कैमरा लगाए कि भाई आप फील्ड में हो, आपके पास शिकायत को आ रहा है, मैं कैमरा लगा रखा है कि ये शिकायत आई है, ये 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण है, ये आपने चालान कर दिया। नहीं, आपने ट्रैफिक एग्जांपल अच्छा दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो साहब है, साहब तो दूर कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं, साहब दूर कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं और जेब में धीरे से जाके कोई पैसा डाल देता है, यहाँ नहीं, चलो गाड़ी के पीछे चलो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं। उसको तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन साहब पैसा नहीं लेंगे, साहब तो कह देंगे हमने तो लिया ही नहीं और कोई आप पकड़ ही नहीं पाएगी। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, टीवी पे सब बातें नहीं होती, लेकिन आप लोग देखे होंगे। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि कैसे सिस्टम में परिवर्तन किया जाए। देखिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और नवाचार की बात कर रहे हैं अनिल जी, तो नवाचार कैसे आएगा? जी, नवाचार की इसमें सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि इसकी कार्रवाई की समय सीमा तय होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा लगता है तो तय समय सीमा में उस पर अगर दोष अगर साबित होता है तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा लचीलापन हो जाता है, बहुत सारे वापिस मुकदमे लड़के वापिस आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हमने देखे भी हैं। दूसरा इसका होना चाहिए कि जो बंदिशें जो इनके नियम कानूनों में जो बंदिशें लगाई गई, इनको स्वतंत्र करना चाहिए। आपको अगर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। अगर मुकदमा सही पाया जाता है, आदमी दोषी पाया जाता है, तो आपको बिल्कुल उनको फ्री हैंड होना चाहिए। उन्हें न तो उनके ऊपर पॉलिटिकल पावर का दबाव होना चाहिए, न ही कोई उनके नियम कानूनों में ऐसे संशोधन करके कि आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप बताइए, किसी कोई कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा था, रिश्वत लेते, अगर एसीबी की टीम जाती है और उसको पकड़ने के बाद अगर वो उसके विभागाध्यक्ष का इंतजार करती कि वो हमें परमिशन देगा कि हम कार्रवाई करें कि नहीं करें, तो ये समय बहुत होता है। अच्छा राजकुमार जी, एक बात बताइए, ठीक है, राजनीति में आने से पहले आपके साथ किसी इस तरीके की घटनाएं घटी थी? राजकुमार जी, राजनीति में आने से पहले इस तरीके की कोई घटनाएं घटी थी आपके साथ और आप गए थे ऊपर लेवल पे? जी, मेरे साथ तो कोई भ्रष्टाचार की घटना नहीं, लेकिन मैंने देखी है और अखबारों में पढ़ी है। मैंने पढ़ी पढ़ाई और देखा देखी वाली बात आप कर रहे हैं, तो मैंने आपने महसूस नहीं किया? घटी तो ही तो सुनेंगे सही और देखेंगे सही, ऐसा तो है नहीं ना। अगर कोई कार्रवाई होती है प्रदेश में, अखबार में छपती तो पूरा प्रदेश देखता है, न्यूज में आती तो पूरे लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो झूठी है। चलिए ठीक है, आपने मतलब आपने सिर्फ पढ़ी है, देखी है, ठीक है, आपने अनुभव नहीं किया। ठीक है चेतन जी, ठीक है चेतन प्रकाश जी, लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपने तो अनुभव किया होगा। ठीक है, ओके राजकुमार जी, चेतन जी, आपने तो राजनीतिक लंबा अनुभव है आपको, आपने तो देखा होगा कई सारे ऐसे बहुत, अगर आपने नहीं बताया होगा कि मैं बीजेपी का नेता हूं या कार्यकर्ता हूं, नहीं बताएंगे शायद, जब आप जाएंगे कहीं कार्य करवाएंगे किसी बाबू से, अधिकारी से जब काम कराएंगे तो शायद मामला गड़बड़ होने लगता है। तो क्या आपने करीब से कभी इस तरीके की चीजें देखी जिसको आपको लगता है कि हाँ तब्दीली होनी चाहिए इस सिस्टम में? बिल्कुल, मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या बड़ी भयंकर रहती है, विशेषकर से किसानों के सामने। म्यूटेशन दर्ज कराना है, कहीं पानी का कनेक्शन लेना है, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, कहीं और कोई उनका काम है। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षा का थोड़ा कमी है, उस कारण से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आजकल पिछले 5-10 सालों में जो जागरूकता आई है राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से, किसानों में भी जागरूकता आई है। और मैं अभी कल हमारे एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रसाद जी मेहरा ने अपील की है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया 9413502834। इन पे आप 24x7 कभी भी संपर्क कर पे आप इनके संपर्क तो करें। जनता से मेरा निवेदन है कि अगर किसी प्रकार से इस बात सामने आती है तो आप उसको आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं और हिम्मत करें। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, प्रशासन आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये भाजपा की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है, एक एग्जाम्पल स्थापित किया पूरे भारत के अंदर। जिस प्रकार से 400 करोड़ रुपए केस बरामदगी हो रही है, अपना आंखों से देख रहे हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कोई डरे नहीं।
कार्रवाई करेगी सरकार, आप हिम्मत करिए, आप इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप नजदीकी स्टेशन पे जाइए। और मैं तो कई बार किसी शहर से निकलता हूँ, जगह जगह पर होर्डिंग भी लगे हुए हैं कि आप इन नंबरों पे संपर्क करिए अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी बराबर नहीं है, कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वत के ये तो हम भी यही कह रहे हैं कि सभी बदनाम रिश्वतखोर करते नहीं हैं। है। लेकिन एक लाइन कह के मेरी बात को विराम दूंगा। सर, मैं तो बार बार कहता हूँ, सरकार की नीयत अगर साफ है, सरकारी नीति अगर साफ है, बिना किसी भेदभाव के जनता को राहत देने का काम करना है, तो इसी प्रकार की कार्रवाई आपको दृष्टिगत होगी। और लगातार 5 साल तक आप देखना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया हमारे पूगल का और चक गरीबी का, 20-20 लोगों के खिलाफ FIR, 4000 बीघा से ज्यादा जमीन राज्य की जमीन किन लोगों के नाम हुई है वो भी पकड़ में आ रहे हैं, और उनको मुक्त करा गई है, उनके म्यूटेशन रद्द हुए हैं। और लगभग 8000 बीघा जमीन केवल एक जिले की 2 तहसीलों में अगर आ गया है, तो पूरे राजस्थान में कितने प्रकरण होंगे? ये शुरुआत है। और इनमें वो लोग इन्वॉल्व है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। राज्य राजभूमि को अलॉट कर दिया, बांट दिया, अब जब पकड़ में आ रहे हैं तो अब एक डर पैदा होगा जब कार्रवाई होती है। तो निश्चित, और मैं हमारे अनिल जी भाई साहब का भी बड़ा समर्थन करता हूँ, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, इन्होंने जो AI की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन पे भी आपको पता होगा माननीय भजन लाल जी ने शपथ ग्रहण करते ही पुलिस प्रशासन को एक आर्थिक मदद देने का काम किया, करीब 100 करोड़ रुपए का। उन्होंने कहा है कि पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, हम ACB को आधुनिक बनाएंगे। उस लाइन पे सरकार काम कर रही है, और सरकार समय के साथ जो बदलाव आने चाहिए प्रशासन में, सिस्टम में, उनको इक्विपमेंट मिलने चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी में सुधार आए, और उनके एविडेंस जो पक्के एविडेंस तैयार हो, जो कोर्ट के सामने एविडेंस टिक सके। इन सब लाइन में सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी जाए। जल जीवन मिशन आपके सामने बड़ा एग्जाम्पल है, बालोतरा में कार्रवाई हुई, आपने देखा होगा। ये सारी कार्रवाई सरकार करी है। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, और सरकार इसी काम में लगातार। ठीक है, आपने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। राजकुमार मीणा जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपको लग नहीं रहा है क्या कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा? कुछ संशय लग रहा है क्या आपको? जी, संशय इस प्रकार से लग रहा है, इन्होंने अपनी सरकार का महिमा मंडन तो बहुत कर दिया। अब नियम कानूनों में परिवर्तन करते हो आप, भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देते हो आप, और फिर जनता के सामने आके बोलते कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इलेक्टोरल बोर्ड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला अभी आया, क्या आपकी ACB, CB, ED ने किसी ने जानकारी ली? नहीं ना, जनता देख रही है ना। तो सारी चीज होती है। अगर आप चेतन सुनिए, पहले इनको काफी देर से बोलना चाह रहे थे, हमारी सरकार 5 साल ये कार्रवाई करेगी, वो कार्रवाई करेगी। अरे भाई, आपकी सरकारें बनी है, उन्होंने जो उनके ऊपर बंदी से लगाई वो जनता ने देखा है, और कितने भ्रष्टाचारियों को आपने शरण दे रखी वो भी देखा है। तो ये कहने की जरूरत नहीं, ये मुस्कुराने की बात है। अच्छा, मतलब कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे जाती है और उसके फायदे यहाँ आप गिना रहे हो। तो मतलब अगर ठीक है, चलिए। अच्छा चेतन जी, आप बोलिए, मैं कुछ बोलूं से पहले आप बोलिए। बस एक लाइन में कहना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छी बात की, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की बात की, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमें 6000 करोड़ रुपए मिले, हम स्वीकार कर रहे हैं। पूरी जनता को पता चल रहा है कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया और किसके पास गया। 1400 करोड़ आपको भी तो मिले हैं, हमें मिले, हमने जानकारी दी है। आपके किस बात के मिले? बीच में नहीं। ठीक है, आरोप राजकुमार सिर्फ आरोप बीच में नहीं बोलता। अरे बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ, बता देता हूँ। बीच में नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। राजकुमार जी बीच में नहीं बोलता। राजकुमार मीणा जी, देखिए एक एक करके बोलिए, ठीक है? आपने आरोप लगाया, ठीक है, उस आरोप का पहले जवाब तो लीजिए। ठीक है, संगठन आपको चंदा देते। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने बात की, तो उसका जवाब लीजिए फिर, क्योंकि हम ACB पे रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं। आप कहीं से कहा, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए। हजारों करोड़ रुपए क्या इस देश की जनता जानना सही जगह पे लगी है, बता सकते हैं? सही जगह पे आज भी लगी है। मेरे को मैं पता था बोलेंगे बीच में, क्यों बीच में बोले बगैर रह नहीं सकते। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ कभी किसी के। अब मैं आता हूँ मूल बात पे। मूल बात पे आता हूँ। बोलो, तेज बोलो, जल्दी बोलो, सच लगने लगेगा। मूल बात पे आता हूँ। नहीं बोलने देंगे, मूल बात पे आता हूँ। बोलने नहीं देंगे तो तथ्यात्मक बोलिए ना, ऐसा नहीं कि डिबेट को खराब करेंगे। बोलने नहीं देंगे तो तथ्यात्मक बात कीजिए।
डिबेट खराब करने के लिए नहीं बोलने देंगे, ये नहीं चलेगा। कौन थे जिनके नाम पते मोबाइल नंबर जिस पार्टी के पास सांसद ही नहीं है, 50 सांसद नहीं है, जिस पार्टी के पास छोटे छोटे 3 राज्यों में सरकार है, 1400 करोड़ रुपए लेंगे और विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। इतना मजबूत 50 साल तक इन्होंने कैसे लिए थे? अरे ठीक है, एक मिनट, ठीक है चेतन जी एक मिनट, ठीक है चेतन जी एक मिनट। राजकुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे ये बताइए कि चेतन जी की सरकार है, एक मिनट, चेतन जी की सरकार है, मेरी बात सुनिए राजकुमार जी, सुनिए। अच्छा ठीक है, अरे मुझे तो बोलने देंगे, मुझे तो बोलने देंगे। अगर मैं ही चुप हो जाऊंगा डिबेट ही यही खत्म हो जाए। मैं बोल लूं, आदेश देंगे बोलने, बोलूं मैं, पूछूं सवाल? राजकुमार मीना जी, पूछ लूं सवाल? जी बिल्कुल जी हाँ, तो मेरा सवाल ये देखिए, आप अब बीजेपी की सरकार है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, थोड़े थोड़े लोग लेकिन पकड़े जा रहे हैं, तो इसीलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं रिश्वत। लेकिन आप लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा है? आपके समय भी एसीबी की टीम थी, कितने अधिकारियों को पकड़ा गया, कितने रिश्वतखोरों को पकड़ा गया? 5 साल भाई आप लोगों ने राज किया, कुछ तो डेटा होंगे, थोड़े 10, 20, 25, 50 जो भी पकड़े होंगे, कुछ है? हमारे पूरे शासन काल में लगभग 4500 से ऊपर कार्यवाहियां हमारे शासन काल में हुई है। दिनेश हेमंत साहब को हटाने का काम इन्होंने किया। देखिए, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, जिसपे ईमानदार आदमी दिनेश हेमंत, उनको सजाएं मिली है। हमने किसी को हमारे पास लगी उनको हटाने का काम हमारे पास नहीं भी क्यों हटाया? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे राजस्थान में। इनके लोगों को पकड़ में नहीं, ये आज जो है ना, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये रिश्वतखोरी एक समाज के लिए बीमारी है, नासूर है, और अगर इस पर हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे इसका समाधान नहीं, क्योंकि इसी सिस्टम से हमको भी गुजरना है, आप लोगों को भी गुजरना है, तो उस पर बैठ के पारदर्शी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि चेतन जी के लिए नियम कुछ और होगा, राजकुमार जी के लिए कुछ और, अनिल जी के लिए और। नियम कानून तो सबके लिए एक समान होंगे, क्योंकि रहने वाले सभी राजस्थान के ही हैं। तो मिल बैठ के आप लोगों के पास पावर है, अगर चाहेंगे तो समाधान निकलेगा। बहरहाल अनिल जी, देखिए अभी आपने 2 राजनेताओं को सुना, और मैं ये चाहता हूं, देखिए कानून में काम करने का प्रावधान अलग है, सिस्टम में नियम तो बहुत बड़े कई सारे नियम हम कर लेते हैं, लेकिन क्या है, बीजेपी कांग्रेस से पूछो तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने लगते। बीजेपी वाले कहेंगे कि आपके समय में ये हुआ और हमने अच्छा काम किया, कांग्रेस वाले कहेंगे हम अच्छा काम कर। ठीक है, सभी सरकारें, कोई नहीं कहती हम खराब काम कर, लेकिन सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही, कैसे उस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए? आप सिस्टम के पार्ट रहे हैं, आपको महसूस हुआ होगा, उसको बताएं। ठीक है, 5-5 साल के बाद सरकारें ही बदल जाती है, लेकिन जो पुलिसिया तंत्र है, काम करने का धर्रा है, वो तो नहीं बदलता होगा, नहीं बदल जाता है। नहीं, देखो ऐसा है कि सिस्टम में सबसे पहले तो जो परिवादी है, जो शिकायत लेके आ रहा है एसीबी के सामने भ्रष्टाचार की, उसको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, आम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। परिवादी तभी आएगा तब उसका कोई काम, वैध काम के लिए अगर कोई पैसा मांग रहा है और फिर पकड़ाने के बाद भी उसका काम नहीं होता है, तो वो फिर टूट जाएगा कि मैंने पकड़ा भी दिया और मैंने भी। तो ये एसीबी उसके पीछे खड़ी रहे जब तक उसका सरकारी काम जो नियमानुसार सही है उसको काम कराए। नंबर 1 जागरूकता फैलाए ताकि लोग बाग आए। तीसरा ये है कि एसीबी अधिकारी बाय द वे केस चलता है तब तक नियम यह है कि भाई 6 महीने में बहाल हो जाएगा। तो आप देखिए नियम होने के बावजूद वो पकड़ा हुआ अधिकारी वापस वहीं आके लग जाता है उसी सीट के ऊपर। ये कम से कम ऐसा नियम बनाए सरकार कि वो जब तक है या तो वो नौकरी में रहे या नहीं रहे। ये नियम तो स्टेट लेवल पे सरकार अपने बना सकती है या ये कर सकती है कि भाई कम से कम वापस उस सीट पे तो नहीं आए उसी विभाग में। तो लोगों का दिल टूटता है कि ये तो देखो 6 महीने बाद तो सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, कि ये मिली भगत है। तीसरा मेरा ये कहना है कि एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए ताकि उसको एक ट्रांसपेरेंट हो, वो हर 2 साल में बदला जाए। ये नहीं है कि आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ट्रांसफर हो गया, रिलीव नहीं किया, वो अभी तक एनओसी जारी कर रहा है। ट्रांसफर हो जाने के बाद तो उसको भेजे। और ट्रांसफर अगर पॉलिसी पारदर्शी होगी कि 2 साल में आपका ट्रांसफर होगा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि उससे भी भ्रष्टाचार कम आएगा। और तीसरा ये है कि
आपको ऐसे नियम की पालना करनी चाहिए कि अगर वो कोई अधिकारी पकड़ा गया है तो इसको 6 महीने में या तो आइदर उसको बिल्कुल बरी करे सरकार कि भाई ये गलत इन्वेस्टिगेशन है, या फिर उसको कोर्ट में भेजे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देके, ताकि उसका केस चले तब तक वो बहाल नहीं हो सके। और वो तो ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एक बहुत बड़ा हथियार है। अनिल जी, एक सवाल, आप मेरे साथ कई बार डिबेट में जुड़े और जब मैं पुलिस तंत्र को लेकर सवाल पूछता था तो आप कहते थे कि पुलिसिया तंत्र में पुलिस को हाईटेक करने की जरूरत है। जब उस समय बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार हुई, उस समय भी डिबेट में आप मेरे साथ कई बार जुड़े। मैंने सवाल जब आपसे पूछा, आपने कहा कि पुलिस तंत्र में जो है वो हाईटेक हो जाए, कई सारी तब्दीलियों की जरूरत है। और उसमें बीजेपी के कई सारे नेता जुड़ते थे, वो कहते थे कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो पुलिस सिस्टम में तब्दीली की जाएगी। अब आपको लगता है कि निजाम बदला है, चीजें बदली हैं, कुछ चीजें बदली हैं कि वही पुराना ढर्रा ही है? अनिल जी, कुछ महसूस हुआ? देखिए, मैं एज ए पुलिस अधिकारी रहा हूं, किसी भी सरकार से 3 महीने में या 4 महीने में अपेक्षा करना नहीं, सारा थोड़े बहुत एक साथ बदल जाएगा, तरफ स्टेप मैं ये मान के चलता हूं। नहीं, ये है कि हाँ, ये जरूर पता लगा है जो अभी पिछले दिनों कार्रवाई है कि सरकार की एक विल पावर पैदा हुई है, इच्छा शक्ति है कि भाई अच्छे भी बंद हो सकते हैं, कलेक्टर बंद हो सकता है, इतने 76 तो भजनलाल शर्मा सरकार में कई लोगों को 15 नकलचियों को जो एसआई थे ट्रेनी, उनको उठा लिया जाता है। तो माने आप कह रहे थे तब्दीली शुरू हुई है ना, कि कहते हैं ना, देर जभी जागो तभी सवेरा, एक शुरुआत हुई है ना, दीप लौ जल चुके हैं ना। तो मैं इस विल पावर का स्वागत करता हूं कि विल पावर होनी चाहिए ताकि अधिकारी अच्छा ईमानदारी से काम कर सके और रिजल्ट दे सके सरकार को, ताकि एक आम जनता में अच्छा सुशासन की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, और आपको क्या तब्दीली महसूस हो रही है? क्योंकि अभी देखिए चीजें बदली है। अब हम मानते हैं कि 3-4-5 महीना जो है सफिशिएंट नहीं होता, किसी सरकार को अपने आप को समझने में सिस्टम लग जाता है। तो अभी चेतन जी है, हो सकता है कि आपकी बात और आगे तक पहुंचाए, क्योंकि अभी लंबा हम लोगों को लगभग 4 साल से ज्यादा, 4.5 साल तक अगर डिबेट करना है इसी मुद्दे पर, बदलते रहेंगे और यही सब सरकार बीजेपी की रहेगी। तो आपको जो तब्दीली महसूस की बात करते, एक बार और रख लीजिए अपनी बात चेतन जी के सामने, क्योंकि रिश्वतखोरी की ये जो बात है, आते रहेंगे, कैसे रोक लगाया जाए, ये गंभीर विषय है, ताकि अगली बार हम चर्चा करें तो हमारे पास एक नंबर हो कि हाँ, हमने इतने लोगों पर कार्रवाई कर दिया, ये लोग पकड़े गए, इनको हटा दिया गया। तो जो आपको लगता है ना अनिल जी, तो उसको आप अपनी बात रखिए परिवर्तन की। तो मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब तक अधिकारी को आप फ्री हैंड नहीं देंगे तो वो रिजल्ट नहीं दे सकता। फ्री हैंड का मतलब ये है कि उसको लीगली काम करने का एक मौका मिलना चाहिए। वो अपने जो भी अधिकारी है, और एक ये जो पॉलिटिकल के अंदर वो सिस्टम में है, मेरा ये मानना है कि कभी भी बीजेपी या कोई सरकार और विपक्ष का किसी अधिकारी को ठप्पा नहीं लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ईमानदार अधिकारी हर सरकार के अंदर रहते हैं और हर सरकार के लिए ही काम करते हैं, कभी वो ऐसा नहीं समझते हैं। आपने कहा कि फ्री हैंड, ठीक है, एक मिनट बहुत एग्जांपल में फ्री हैंड का मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ ये फ्री हैंड की बात करें, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्री हैंड दे देना तो अधिकारी भी इतना ज्यादा वो फ्री हो जाते कि किसी को मारने लगे, प्रताड़ित करने लगते। वैसे जैसे कि आज एक आदेश आया कि जगह खाली कराना है, गए महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगा, तुरंत हटाने लगे, धक्का मुक्की होने लगे। फ्री हैंड का तो नतीजा बहुत ज्यादा फ्री हैंड भी दे दिया जाए तो फिर पुलिस वाले इस तरीके से करने लगते हैं ना। नहीं, ये बात तो सही है। फ्री हैंड का मतलब ये है कि अपनी जो सरकार के द्वारा जो नियम और कानून वो बनाए, पॉलिसी बनाई है, फ्री हैंड का मतलब है कि उस अधिकारी का असेसमेंट, आज डीजीपी है, सरकार में उन्हीं का प्रतिनिधि है, सरकार ने ही लगाया। अब उसको फ्री हैंड का मतलब है कि वो अधिकारी अपनी इच्छा से कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में ये एसपी अच्छा है, इसमें ये थानेदार अच्छा है, या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अनिल जी, क्या आप ये तो नहीं कहना चाहते कि फ्री हैंड दिया जाए, बिना किसी के शोषण हुए काम पूरा हो जाए, कि बिना किसी को प्रताड़ित करे, इस तरीके फ्री हैंड तो नहीं मांग रहे हैं आप? बिना किसी के कोई आम इंसान उसे प्रताड़ित भी ना हो, परेशान भी ना हो, लेकिन समस्या का समाधान हो जाए।
मैं फ्री हैंड का फिर आपको वही कह रहा हूँ, डिजायर सिस्टम, पॉलिटिकल डिजायर सिस्टम अगर कम हो या उसमें इंटरफेरेंस कम हो, और पुलिस अधिकारी जैसे डीजीपी को है कि भाई ये एसपी लगना है, ये आईजी लगना है, ये डिप्टी एसपी लगना है, ये थानेदार लगना है, वो अपनी अपनी इच्छा से लगाए और फिर रिजल्ट नहीं दे तब आप एक्शन लीजिए उसको। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कोई बिना कानून के और ऐसे करने का आप चलिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात है अनिल जी, आपके समय में आपके समय में मैं जानता हूं कि आप ईमानदार अधिकारी रहे हैं, आपका नाम अच्छा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो क्या मैं मानूं जो आज की जनरेशन में पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि पुलिस विभाग में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो पुलिस विभाग का जो करप्शन है उसको दूर किया जाए, उसको लेकर कुछ अनिल जी आप पर्सनली जो फील किए हैं उसको हमारे बताएं, और मैं तुरंत चेतन जी के पास जाऊंगा, इसका जवाब लूंगा। देखिए, मैं करप्शन फ्री और एक वर्क ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदार अधिकारी की ये पहचान है कि उसको कोई टास्क दिया है ताकि उसके बारे में पता किया जाए। और मैं ये नहीं कह सकता कि हर कोई ईमानदार अधिकारी बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर 95% अधिकारी ईमानदार हैं आज भी पुलिस के अंदर। बाकी के ऊपर चेक लगाना बहुत आवश्यक है, और वो चेक ऐसे लग सकता है कि जब तक वो नियंत्रक अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसके ऊपर ध्यान रख के और उसकी एसीआर में एंट्री कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है कि किसी का टेलीफोन आगे आके नहीं यार इसने तो एक बार गलती करी है, छोटी गलती है, इसको माफ कर दो। ये माफ करना ही उसको एक बढ़ावा देना है बेईमानी की तरफ धकेलने का। उसी तो जुगाड़ सिस्टम, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है चेतन जी। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम में होता है कि क्या होता है कि किसी को अपराधी पकड़ लिया तो कहेगा हमारा फला नेताजी से संपर्क है, हमारा मतलब ये आम तौर पर ये बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल बातें होता है, तुरंत लोग फोन लगाने लगते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ही पकड़ लेती, हमारे रिश्तेदारों को बता देंगे ये हैं वो हैं। तो इस पर भी नकेल कसी जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अपराधी मतलब अपराधी, जुगाड़ सिस्टम नहीं चलेगा। और इन्होंने कहा कि फ्री हैंड, तो क्या मान के चले कि फ्री हैंड दिया जाएगा, वो ऐसा फ्री हैंड जो बिना किसी शोषण के काम हो? बिल्कुल, मैं पुलिस अधिकारी अनिल जी की बात से सहमत हूँ। कैप्टन जो होता है उसको टीम चुनने का अधिकार होना चाहिए, और कैप्टन को जब टीम चुनने का अधिकार होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, क्योंकि उनको पता है कि कौन अधिकारी किस लाइन में किस दृष्टिकोण से अच्छा काम कर सकता है, कौन किस सिस्टम में एक्सपर्ट है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम में, प्रशासन में अधिकारी को पता होता है। और उनको अगर सुविधा मिले, उनको अगर ये मिले कि भाई आप अपने हिसाब से अपना देखिए किन 10 लोगों को आपको लेना। अभी छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एंटी वायरस फोर्स ने परसों में 3 दिन पहले भरतपुर में कार्रवाई की है। आपको पता होगा ऑनलाइन पैसे निकाल लेते हैं, साइबर फ्रॉड जो करते हैं, उसमें वहां पे करीब 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि जो साइबर एंटी वायरस स्क्वाड बनी है उसके जो चीफ है उन्होंने अपनी टीम बनाई और वहां जाके कार्रवाई की और पकड़ के लाए, और काफी लोगों का पैसा रिकवर हो रहा है। मेरा ये निवेदन है, सरकार जिस प्रकार से त्वरित गति से, केवल 3 महीने हुए, 3 महीने में जिस प्रकार से सरकार ने गति दी है इन भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है हमारे को। एक तो हम कभी भी द्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में क्या था, इस गवर्नमेंट में क्या है। हम ये देखते हैं कि कौन अधिकारी ईमानदारी से अच्छा काम करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क दे सकता है, वो भी डीजीपी साहब से सलाह मशविरा करके हम लोग उसको उस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से मानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अभी स्पीच में वो कह रहे हैं कि मेरे को चाहे कितनी भी गाली दे दो आप, चाहे कुछ भी कह दो, मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो पॉलिसी राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पहली बार जब मीटिंग ली थी, आपको याद होगा पेपर लीक प्रकरण में जब उन्होंने मीटिंग ली थी ओटीएस के अंदर, अधिकारियों को क्या बोला था उन्होंने, आपको पता होगा। अधिकारियों ने कहा था कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो भी अपराधी है उसको पकड़ के लाना है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और पूरी सरकार आपके साथ है। तब वो गए थे ओटीएस के अंदर 20 एसआई ट्रेनिंग को, आपको देखा होगा, बस के अंदर बैठा करके लाए। 5 साल तक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? कि विल पावर नहीं था। क्यों नहीं ला पाए? कि बहुत लोग इन्वॉल्व थे।
चलिए, आपने सरकार को ऐसा विल लगता पावर, था। आपने इच्छा शक्ति आपने जाहिर की है और नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। भले से कुछ ही लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पकड़ना शुरू हो गया, क्योंकि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि रिश्वतखोरों को पकड़ा गया। हमने ये नहीं चर्चा हम कर रहे हैं कि रिश्वतखोरों को नहीं पकड़ा जा रहा। हमारा विषय भी यही है कि लगातार ट्रैप किए जा रहे हैं। इसके पहले डीएम को पकड़ा गया तो भी, और कई अधिकारियों को पकड़ा गया। तो हमारा विषय भी यही है कि पकड़े जा रहे हैं, भले से गति स्लो या फास्ट हो सकती है, लेकिन पकड़े जा रहे हैं। चलिए राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, युवा नेता हैं आप, आपको क्या तब्दीली चाहिए जो आप लोग नहीं कर पाए हैं? आपको महसूस होता है कि ये परिवर्तन होना चाहिए सिस्टम में, तो आप बोल सकते हैं। जी, हमने तो हमेशा सिस्टम को मजबूत ही बनाया। कमजोर करने का किसी भी प्रकार का कांग्रेस सरकार चाहे केंद्र में रही हो या राज्य में कभी कमजोर नहीं किया ही नहीं है। कमजोर जो संशोधन किए इन्हीं लोगों ने किए। लेकिन मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आम जन को इस चीज का सीधा सीधा फायदा मिले। इनको पूरी तरह छूट देनी चाहिए। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या इनके ऊपर नियम कानून एक्स्ट्रा नहीं लादे जाने चाहिए। अनिल जी ने कुछ बात कही थी, अनिल जी ने कुछ सुझाव दिया, उस सुझाव से आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं या नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अनिल जी ने बोला, अनिल जी का एक सुझाव मुझे बहुत ही इसमें होना भी चाहिए, ये लागू भी होना चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए कि जो परिवादी होती है उनको सुरक्षा होना चाहिए। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि उन्हें डराया धमकाया जाता है और बाद में वो बयान चेंज कर देते हैं और वही अधिकारी उससे ऊंची पोस्ट पे आगे कार्य करता है। जिस चीज में कर्मचारी अधिकारी जो भी पकड़ाई में आता है वो उसी में करता है। बिल्कुल, मैंने ऐसे वाक्य देखे भी हैं कि एक कोतवाली से सीआई को एसीपी ने गिरफ्तार किया, उसके 2-3 साल बाद प्रमोशन हो गई, वो एसीपी में भी डिप्टी बन के आता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको खत्म होना चाहिए। अगर दोषी है तो उस पर अगर आप सख्त कार्रवाई करोगे तो अनिल जी ने तो उस समय भी कहा था कि पुलिस तंत्र में, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। आपकी सरकार थी जिस समय राजस्थान में एक महिला को डायन कह के मार दिया गया था, उस समय भी अनिल जी ने सिस्टम में तब्दीली की बात कही थी। अनिल जी ने जब महिलाओं पर अत्याचार हुए कांग्रेस की सरकार में, अनिल जी ने कहा था कि पुलिस तंत्र पर जो है और मजबूती से पुलिस तंत्र को काम करना चाहिए। लेकिन शायद आप लोगों ने अनिल जी की उस समय बात को इग्नोर किया था, लेकिन आज मान रहे हैं। नहीं, तब भी ऐसा नहीं। जब भी सुझाव मिले सरकार ने उसमें बिल्कुल बेखूबी परिवर्तन करके उसमें प्रयास किए थे। वो घटनाएं होती है, घटनाओं के बाद में अगर कोई सुझाव आता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस पर कांग्रेस सरकार ने काम किया है जब भी हमारी सरकार रही है, ठीक है। और अब भी अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, एक दिन में तो कोई खाका बन के तैयार नहीं हो जाता। किसी चीज में हम किसी चीज को कंप्लीट करने जाते हैं, एक दिन में हो नहीं जाता। हमने उसको दुरुस्त किया है। हम अपेक्षा करते हैं जो वर्तमान सरकार में भजनलाल सरकार, भाजपा की सरकार है, अच्छा कीजिए। आप आम जन के लिए अगर मजबूत से नियम कानून बना सकते तो स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की जनता का भला चाहा। चाहे वो बीजेपी कोई अच्छा काम करती तो बिल्कुल हम तारीफ करेंगे उस चीज की, हम मना नहीं कर रहे। एक तारीफ बताइए, जैसे बीजेपी ने अच्छा काम किया, तारीफ करिए, का दो बताइए कौन से काम, कौन से काम, एक मिनट, कौन से काम अच्छा लगा बीजेपी का? एक राजकुमार जी, मैं चाहता हूँ एक दो काम बताइए। बहुत पहली बार किसी ने कहा कि बीजेपी जो करती है अच्छा तारीफ करते हैं, कुछ अच्छा काम बीजेपी ने किया तो प्लीज बताइए, हम भी थोड़ा नोट कर लें। अब मैं याद रखूंगा, राजकुमार मीणा बोल के गए थे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, अभी तक तो इन्होंने कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं, उसकी तारीफ कर दी। मैंने किया होगा 10 साल में, कुछ तो किया होगा, ताकि हम तारीफ कर सकें। हम बिल्कुल साथ है आपके अच्छे में, लेकिन आप अच्छा करोगे तब ना। आप अनुच्छेद 370 हटाया था, अच्छा किया था नहीं? एक तरफ तो आप कहते हो किसानों का ऋण माफ अनुच्छेद 370 हटाया अच्छा था नहीं, सीए अच्छा था नहीं, ट्रिपल तलाक हटाया अच्छा था नहीं, कुछ तो बताइए, कुछ एक अच्छा अगर आपको लगा, या मैं अन्य गेस्टों के पास चलूं। कुछ नहीं अच्छा लगा 10 साल में? 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छा कार्य करते तो इस इलेक्शन में भरे मंच से अपने अच्छे कार्य गिनवा कर उसके नाम से वोट मांगते, फिर से हिंदू मुसलमान। मुझे लगा कि आपके मुखार बिंदु से बहुत अच्छी बातें निकलेंगी, हो सकता है कुछ एक्सेप्ट करे। पहली बार किसी विपक्ष वालों ने ये जिगरा दिखाया था। बहरहाल आप फिर यू टर्न ले गए। ठीक है चेतन जी, फाइनल कमेंट। भाजपा सरकार ठीक है राजकुमार जी, आपने मौका गवा दिया। ठीक है चेतन जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, ओके, ठीक है चेतन जी, फाइनल कमेंट। हमारे मित्र राजकुमार जी नहीं कहेंगे, मजबूरी है इनकी, लेकिन ये जब जयपुर से दिल्ली जाते हैं ना एक्सप्रेस हाईवे से, तब इनके अंतरात्मा कहती है काम किया है। ये जब अमृतसर से जामनगर ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को पकड़ते हैं
और जो यात्रा ये 4 घंटे में करते थे वो पौन घंटे में जब पूरी हो जाती है, धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, पर मन मन में देते हैं, ओपन ये दे नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। मतलब अभी इन्होंने वही बात की, अभी इन्होंने एक कहावत है, मन मन भावे मुड़ी हिला में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है अनिल जी मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा कि कैसे रिश्वतखोरी पर परमानेंट जो है सोल्यूशन हो, फाइनल कमेंट प्लीज। नहीं, मेरा ये मानना है कि एक तो कुछ जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो भी पकड़ा गया है उसका एक टाइम फ्रेम निर्धारित हो, 3 महीना 6 महीना, कि इसके खिलाफ हम कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे। देखो आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये लटकाए रखते हैं या मान लो डिले करते हैं, या डिले किस कारण से होती है तो उसको वापस ठीक करने की जरूरत है। और दूसरा मैं ये मान के चलता हूँ, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को एक दफे रिव्यू करा के और उसकी एक पॉलिसी बना दी जाए ताकि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको प्रोटेक्शन महसूस हो। वो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चेतन प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हमने चर्चा की, रिश्वतखोरी। देखिए रिश्वतखोरी ये जो सिस्टम है ये बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन इस पर अब नकेल कसने की शुरुआत की गई। धीरे ही सही भजन लाल शर्मा ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया है। पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगे, लेकिन सवाल ये उठता है, इतने कड़े कानून होने के बाद एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी रिश्वतखोर जो कुछ बाबू हैं, तथाकथित बाबू हैं, सबको नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं मान रहे? उन पर कब लगाम लगाया जाएगा? प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।